इरफान साहब, कैसे हैं आप? सबसे पहले ये बताइए हमें। अल्लाह का शुक्र है। भाई देखिए, बड़ा मुश्किल वक्त गुजर रहा है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो महफ़िलों के आदी हैं और हर वक्त वो रौनक चाहते हैं। तो आपका हाँ, लॉकडाउन कैसा गुजर रहा बिल्कुल। मैं ना वाक़ई महफ़िलों से दूर हो गया हूँ, लेकिन लॉकडाउन ने मजबूर कर रखा है कि घर में ही रहो। है? तो वक़्त गुज़र रहा है, लेकिन बहुत से मुझसे भी अखबार पढ़ते हुए, किताबें पढ़ते हुए, मोबाइल पर लोगों के वो देखते हुए, चैट वगैरह करते हुए वक़्त गुज़र रहा है। जी, और आज बल्कि हमने, ज़ाहिर है आप भी उसमें मौजूद थे, हमारे कुछ साथियों ने कोशिश की कि जो ज़ूम एप्लीकेशन है जिसमें एक साथ कई साथियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस की जा सकती है, हुँ, उस पर हुँ। हमने बात की और बड़ा सुकून सा मिला। ज़ाहिर है कि वो महफ़िलों का बदल तो नहीं है, लेकिन एक दूसरों की शक्लें नज़र आ गई, उनसे हाँ, बात कर ली। ये बात तो है ना, ये बहुत लोगों की शक्लें देख के ज़रा दिल को थोड़ा-सा सुकून हासिल हो गया। आज तो इरफान साहब मेरी अपनी कैफियत ये थी, आज और कल, बल्कि कल से ये कैफियत है कि किसी भी साथी को याद करता हूँ और अचानक हाँ, जमील हाँ। को मैं याद कर रहा था, हाँ, तो उस पे हाँ। इतनी मोहब्बत आई, उस जालिम पे कभी इतनी मोहब्बत नहीं आई होगी। कल ले, कल उससे आधे घंटे मेरी बात हुई है तारीफ से। अच्छा, क्या कह रहा था? तो देखिए सबको याद करता है, वो भी लॉकडाउन में अपने है सारा घिरा हुआ। हाँ, नहीं, ज़ाहिर है। तो वो वाक़ई अपन एक एक बड़ा अजीब-सा और अलग तरह का दौर है। एक तरह का डर भी हमारे साथ है और एक उम्मीद भी ज़ाहिर है कि उसके साथ जुड़ी हुई है कि मुलाकात देखो होगी सबसे। डरना तो नहीं चाहिए, और अल्लाह ताला से उम्मीद अच्छी रखना चाहिए, क्योंकि उसने अल्लाह ने कहा है कि बंदे मैं तेरे गुमान के साथ हूँ, तू जैसा सोचेगा मैं वैसा कर दूंगा। जी, वाक़ई। तो हम तो अच्छा उम्मीद रखते हैं मैं इसकी। इरफ़ान सर, एक चीज़ और मुझे याद आ रही है। क्या? मेरा मेरा बस तो ये चले कि मैं दुनिया के हर धर्म से कुछ ना कुछ कोट करूँ अपने इस प्रोग्राम में, लेकिन मेरी हाँ, स्टडी बड़ी महदूद है चूँकि, और ख़ुद कुरान को नहीं पढ़ पाया सही से, लेकिन एक आयत मुझे याद आ रही है हाँ, जिसमें उस ईश्वर ने, उस मालिक कुल ने कहा है कि इन्ना माल उसरी युसरा, यानी हर बिल्कुल परेशानी के साथ जो है आसानी वो जुड़ी आसानी हुई है, है। बिल्कुल बेशक बेशक। तो ये सुकून देती है, ज़ाहिर है कि इस तरह की आयत और इस तरह का जब हमें ये मालूम होता है कि ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, गॉड की तरफ से हमें दिलासा भी दिया गया है परेशानियों के दौर में, तो ज़रा इत्मीनान होता है। यही बात है कि वाकई उसकी तरफ से बहुत दिलासा दिया गया है, और अब हम अपने आप का जायजा लें, अपने खामियों को दूर करें, बस। उससे तौबा करें। इंशाल्लाह अच्छा वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। बिल्कुल, इंशाल्लाह। अच्छा, आज मैं भी बड़ा पॉजिटिव कुछ देर के लिए हुआ, मतलब महसूस किया मैंने अपने आप को, और मुझे पता नहीं, कहीं ना कहीं अल्लाह की तरफ से एक, जिसे कह लें इशारा से कह लें उसको, कि मुझे ये लग रहा था कि ये बुरा वक्त जो है बहुत जल्दी हमसे दूर होने वाला है। तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला। और देखिए, हमारे कुछ साथी इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें अफ़ज़ाल ताज साहब भी जुड़ चुके हैं, वर्षा जी मौजूद हैं, और नजमा नौशाही साहिबा जो हैं, लिखती हैं कि प्रोग्राम आवाज़ दे कहाँ हो कहाँ है को बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। अरे बेहतरीन प्रोग्राम था ना, और मेरी खुशनसीबी ये है कि इस प्रोग्राम को मैंने ही किया। जी, 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 जी। तो मैं भी बहुत मिस करता हूँ, और हमारे ऑफिसर्स कह भी रहे थे दोबारा शुरू करेंगे, जी। लेकिन पता नहीं कब शुरू होगा, अल्लाह मालिक। हाँ, बड़ा अच्छा, मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने एक बार वो प्रोग्राम पेश किया, इत्तेफाक से हाँ, बहुत ख़राब प्रोग्राम किया, लेकिन किसी तरह से वो प्रोग्राम पेश किया, और लेकिन उससे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि आप और जावेद भाई के प्रोग्रामों को मैं आपके साथ बैठ के तरतीब देता था, और जब कभी आवाज़ दे कहाँ है प्रोग्राम का ज़िक्र होता है, तो मुझे ए जब्बार साहब, एस एम शफ़ीक़ साहब के अलावा जो याद उससे वाबस्ता है वो है डबिंग रूम में, एडिटिंग रूम में बैठ के उस प्रोग्राम को जो है बिल्कुल। एडिट करना आपके साथ, और बहुत हाँ, प्यारी हाँ, प्यारी हाँ, बातें हैं। जावेद भाई याद आ हामिद जाते हैं फ़ौरन। तुम भी होते थे, हामिद साहब होते थे। जी, हामिद साहब से बड़े मजाक होता रहता था, जी। और प्रोग्राम पे याद होते थे, बड़े खुशगवार यादें हैं वो। वाक़ई, और वाक़ई। जब्बार साहब तो इस प्रोग्राम के एक तरह से मुजीब थे। जी। जब्बार साहब के बाद फिर शफीक साहब ने दिया,
उसके बाद सरवत उस्मानी साहब जो हमारे एडी थे, जी उन्होंने मुझे बुला के कहा कि इरफान भाई ये मैं तुम प्रोग्राम कर रहा हूँ, तुम करो ये। जी। अच्छा, तो फिर मैं जब्बार साहब के ताल्लुक से बताइए कि उनके बारे में हमने सुना है कि जिस ज़माने में, ज़ाहिर है अब तो एक क्लिक पर मैं ऑडियो मैसेज डालता हूँ और वो नगमा आ जाता है यूट्यूब पर, लेकिन उस दौर में जो बहुत रेयर नगमे हैं उनको तलाश करना, उनके रिकॉर्ड्स तलाश करना, उसके बाद उसे रेडियो पे ला के चलाना, तो बड़ी एक खुशी भी होती है और ये होता है कि क्या डेडिकेटेड लोगों के पास उर्दू सर्विस थी उस वक्त। अनस एक बात बताऊँ जब्बार साहब मरहूम के बारे में, उनका डेडिकेशन प्रोग्राम के लिए इतना था कि वो अपने भाई बिठाते थे जी और दिल्ली के आसपास जो शहर थे, जैसे मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, जी यहाँ निकल जाते थे और कबाड़ियों में घंटों बैठकर रिकॉर्ड पुराने तलाश करते थे। जी उनको लोग लेकर आते थे अपने पैसे से, कोई सरकारी पैसा नहीं, जी और उन्हें लाके स्टूडियो में लाके साफ करते थे। उनको उनका जो नॉइज होती थी उसको किसी न किसी मशीनों से कम करते थे, उनको डब करते थे और वो प्रोग्राम में पेश करते थे। हाँ तो इतना डेडिकेशन आज कहाँ नजर आता है किसी। हाँ, नहीं वाकई अब नज़र नहीं आता। जाहिर है कि जब वो डेडिकेशन नज़र नहीं आता तो जो प्रोग्राम की क्वालिटी है वो बहुत बिल्कुल। बेहतर हो सकती है, लेकिन उस मायार को नहीं पहुंच सकती किसी भी तरह नहीं से। पहुंच सकते उसमें यार को, हालांकि इतनी फैसिलिटीज नहीं थी लेकिन फिर भी मैार बड़ा होता था उस जमाने में। और मुझे याद है कि उन्होंने मुझे पहली बार गाना सुनवाया था सनत महमूद की आवाज में, चल ओ जा रे हल्की अब ये शीश हुआ बेगान। अरे वाह, मस्जिदों में लगे होते हैं। खूबसूरत। ये मुझे सुनवाया था जब्बार खान ने कि इरफान लो तुम्हें सनत महमूद की आवाज में सुनवाता हूँ, तो हम सुनवाया था। अभी कुछ साल पहले मैंने मेरी नजर में सनत महमूद की आवाज में ये गाना रखा था। हाँ बिल्कुल, क्या बात है। नहीं, एक चीज़ और भी इरफान साहब कि आज हमारे पास जो लास्ट टाइम में स्टूडियो में दाखिल हुआ था, यह प्रोग्राम किया था, आप भी मौजूद थे, शमीम भाई मौजूद थे, तो उस वक्त तक 2 कंप्यूटर होते थे, सीडी प्लेयर होते थे मौजूद, तो प्लेयर होते थे। हाँ है ना, लेकिन मतलब इतनी फैसिलिटीज़ थी, इतनी सहूलियात थी, उसके बावजूद हम चाहें भी तो उस मायार को नहीं पहुंच सकते। शायद जो हमारे सीनियर अनाउंसर जो हैं, जाहिर है जिसमें आप भी शामिल हैं, जावेद अली ख़ान साहब भी शामिल हैं, SM शफीक, जब्बार साहब। अनस में तुम्हारी बात तो हुआ कि मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी, जो भी कुछ कोई खूबी रही है तो सिर्फ मेरे सीनियर्स के दिन है। सबसे बढ़कर इकबाल भारती, ओम शर्मा, SM शफीक साहब, मरियम आपा, सायरा आपा, इन सब ने मुझे इतना सिखाया है मोहब्बत से, हमदर्दी से, कि आज भी मेरे जहन में नक्श हो गया है और मैं कोशिश करता हूँ कि उसी पर अमल करूँ। बिल्कुल। और अच्छा, आज भी मैं उनको दुआएं देता हूँ। वाकई अभी इंतकाल से पहले मुजीब सिद्दीकी साहब से मेरी बात हो रही थी, जी तो मेरी तारीफ करने लगे। मैंने कहा सर ये मत तारीफ मत करिए, आपने ही मुझे चलना सिखाया है जी पकड़कर। तो मालूम है क्या बोले, अच्छा चल मैंने चलना सिखाया है लेकिन तेरे अंदर खूबी से तो खुद ब खुद दौड़ने लगा। क्या बात है, क्या बात है। ये बात हौसला अफजाई की करते थे, सिखाते थे, डांटते थे, लेकिन डांट में भी प्यार होता था उनकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वाकई ऐसे लोग जो हैं बड़ी मुश्किल से नसीब आते हैं, SM शफीक हो या पूरा वो दौर हो। अच्छा इरफान साहब, एक चीज़ और बताइए कि हम ये चाह रहे थे कि एक प्रोग्राम ये सोमवार से शुक्रवार नश्र किया जाता है रात 10:30 से लेकर 11:30 तक, और हमारी ख्वाहिश ये थी कि शुक्रवार के दिन या कोई भी एक दिन जो है ये प्रोग्राम फरमाइशी ना होकर कुछ अलग नौइयत का हो। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है? आप जैसे फरमाइशी ना होकर आप अलग नौयत के ये कि किसी दिन आपने किसी अनाउंसर को ले लिया, किसी दिन आपने किसी को ले लिया, उनसे पूछा कि आपको कौन कौन से नगमे पसंद है, उसकी वजह क्या है पसंदीदगी की, या उस नगमे का बैकग्राउंड जान लिया, तो उससे प्रोग्राम में दिलचस्पी आ सकती है। या मतलब ये कि आप खुद अपने आप प्रेजेंटर हैं, आप अपनी पसंद के नगमे के आपको क्यों पसंद है, यही फनकार क्यों पसंद है, यही नगमा क्यों पसंद है, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल। मोहम्मद, देखिए मोहम्मद हारून जोधपुर साहब लिखते हैं कि इरफान भाई आपके तासुरात दिल को बहुत सुकून देते हैं, मेरी जानिब से आपको दिल से ढेरों दुआएं और दिल से आदाब भी आपको लिखा है इन्होंने। हौसला अफजाई का शुक्रिया मोहम्मद हारून साहब, आप तो बहुत पुराने सामने हैं
जी बहुत वाकई। पुराने सामे हैं ये। अच्छा, इनकी एक ख्वाहिश ये भी थी कि उर्दू सर्विस पर इन्होंने कभी मुझे नहीं सुना था, तो अब हम्म, एक बार इन्होंने इसका इजहार भी किया कि अब आपको भी सुन लिया फाइनली जो है हमने। और हम्म, देखिए वर्षा जी जो है लगातार बड़े, इरफान साहब आपकी बातचीत अद्वितीय भाव से रूबरू हुआ। ये रामजी दुबे साहब लिख रहे हैं और सराहनीय लिखा है इन्होंने आखिर में। रामजी दुबे जी का जवाब नहीं है, बेहतरीन इंसान है। 2-3 मुलाकातें मिल रही हैं और तुम्हें अलग याद होगा, हाँ बिल्कुल। मैं ज़हीना सिद्दीकी और जावेद एक दिन ड्यूटी पढ़ते हैं और मैं ख्याल अपना अपना प्रोग्राम हाँ, पेश करने वाला मैं भी था। मौजूद था शायद, हाँ, मुझे याद है। तो दुबे जी आ गए स्टूडियो में। जी। तो उनसे कहा कि दुबे जी बाहर चलिए, हम्म। ये लाइव प्रोग्राम करेंगे इरफान साहब। हम्म। तो दुबे जी अड़ गए, कहने लगे नहीं, मुझे तो लाइव इन्हें करते हुए देखना है। तो इन्हें हमने न्यूज रूम के जो बॉक्स है ना उसमें बिठा दिया था। उसमें छुपा दिया था। उसमें न्यूज रूम में इन्होंने बैठकर वहाँ शीशे में से लाइव करते हुए देखा और वहाँ पहुंच रहे। देखिए एक बड़ी दिलचस्प बात और है आपकी बात कर रही है इरफान साहब, रामजी जी, दुबे साहब के ताल्लुक से, कि जब भी मुलाकातें हुई, चाहे वो अकोला में हो या दिल्ली अकोला में में स्टूडियो में मुलाकातें हुई हो, मैंने हमेशा आप रामजी दुबे साहब से एक बात कही है कि आप जो हैं मुझे महमूद में बहुत मिलते हैं। सही कह रहे हो, बिल्कुल। रामजी दुबे के जो है नक्शो निगार काफी हद तक महमूद से मुशाबे, और अगर महमूद उस जमाने में होता तो ऐसे लगते जैसे हमारे दुबे जी। हाँ माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत और रौनक लेकिन चेहरा है। दुबे जी बड़े क्वालिफाइड आदमी है, बहुत अच्छा। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और एक बड़ी चीज़ ये है कि जो आपकी अप्रोच है, जो आपकी टाइमलाइन से और आपकी जो स्टेटस है उससे नज़र आती है, बहुत सभ्य हैं और बहुत लिबरल आदमी है ना, सच बोलने वाले और सच का साथ देने वाले इंसान हैं। और हालांकि हमारे जो सभी साथी हैं, जितने भी साथी हैं, खासकर जो रेडियो से मोहब्बत करता है ना इरफान साहब, वो कभी भी मुझे लगता है कि कम्युनल नहीं हो सकता, वो सिर्फ मोहब्बत और मोहब्बत की बात करता है। ये कुछ नहीं है। अब्दुल गफूर कैसर साहब जो जाहिर है कि बहुत पुराने हमारे सामने हैं और बीच में गायब हो गए थे, हाँ, उर्दू सर्विस से, लेकिन अब फिर शामिल होने लगे हैं। वो आपको आदाब लिख रहे हैं ये और आदाब फैसल साहब। लिखते हैं कि इस प्रोग्राम में प्रोफेसर एम एस साहनी, अजमेर सिंह और वैद प्रकाश काल्ला जी के ख़त और पहलवान जी के ख़त भी शामिल होते थे। बिल्कुल फैसल साहब, और मैं कैप्टन सानी अजीम बोलते प्रोफेसर सानी साहब से मिला भी था मैं। जी। उर्दू सर्विस हेड का सरदार थी, जी। बहुत काबिल आदमी थे, बेहतरीन। इन लोगों से मिला था और उनसे भी मिला हूँ मैं, रहमत खान सफीर से, दीवा रजा से। ये सब पुराने सामीन में से थे और जबरदस्त सामीन थे। जी। और अब उनमें से अगर मुझे कोई नजर आता है तो नजमा नौसई साहिबा है, ये अब्दुल गफूर कैसर साहब है, मोहम्मद हारून साहब है, यही कुछ लोग हैं, रामजी दुबे वगैरह हैं। जी। ये पुराने सामीन में से हैं। जी। एक और है हमारी बहन काजीपाड़ा बिजनौर की, तलत जमाल तलत जमाल साहिबा जी। जी, वो भी बड़ी पुरानी सामे है। जी। अब देखिए अफजाल ताज साहब जो हैं आपको सलाम लिख रहे हैं, और वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा किशन कोटेजा साहब जो हैं सभी को मेरी जानिब से आदाब, नमस्ते। आदाब, नमस्ते किशन कोटेजा साहब जी। हारून जोधपुर साहब लिखते हैं, वाह, प्रोग्राम आवाज़ दे कहाँ है के बारे में जानकारी देना बहुत अच्छा लगा, और हामिद भाई और जब्बार भाई की काविशों से ये प्रोग्राम सबसे बेहतरीन था, और इनके बाद इरफान भाई और जावेद भाई ने इसको खूब परवान चढ़ाया, और एसिम शफीक साहब ने भी पेश किया इस प्रोग्राम को। बिल्कुल पेश किया था एसएम शफीक साहब के बाद ही तो हमारे इससे में आया, सही है। जी 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 जी। और शायद इसका नाम बीच में वो भी हो गया था, धरती को आकाश तारे। अच्छा, किस ज़माने में हुआ था? इस जमाने में इसका शुरू में नाम हो गया था, हमारे जो ऑफिसर थे डायरेक्टर वो थे कौन, जेल बत्रा जी, जी। उन्होंने कर दिया था ऐसा, धरती को आकाश तारे। लेकिन कुछ दिन चला उसके बाद फिर ये आवाज से कहाँ हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि आज़ाद विन साहब जो हैं हमारे, आज़ाद भाई जद्दा से, गालिबन जद्दा में ही हैं आज भी, आप भी शामिल हो गए हैं हमारे प्रोग्राम में। और आज एक मैं तमाम साथियों से माफ़ी ये चाहूँगा
कि नगमों की जो फरमाइश है वो कुछ ऊपर नीचे हो जाएगी और कुछ ख्वाहिशात जो हैं शायद पूरी ना हो पाए। तो मैं इरफान साहब अब ये चाहता हूँ कि एक नगमा सुनवाया जाए, उसके बाद फिर आपसे जो है हम बात करेंगे बिल्कुल सुनवाइए, नाम सुनवाइए। और मैं दोबारा आपसे रब्ता करता हूँ। ठीक, ओके ओके। और साथियों, इरफान आज़मी साहब से हम दोबारा रब्ता करेंगे। इत्तेफाक से मेरे हाथ में संतरे की कुछ फाके आ गई हैं जो बहुत ज़्यादा मज़ा दे रही हैं। और कल रात ज़िंदगी से मुलाकात हो गई, अफजाल ताज साहब की फरमाइश पर कल रात ज़िंदगी से मुलाकात हो गई। जी इरफान साहब, आपका इस नगमे के बाद फिर से इस्तकबाल है। अच्छा, मैं और हमारे साथी जो हैं ये भी जानना चाहते हैं कि जो आपकी इब्तिदा है उर्दू सर्विस पर, जो रेडियो का आगाज़ हुआ वो किस तरह से हुआ? मतलब हम सभी लोग जो हैं जब किसी प्रोफेशन में जाते हैं, ख़ासकर रेडियो टेलीविज़न, तो हमारे बहुत सारे रोल मॉडल होते हैं, बहुत से आइकन होते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। और कभी कभी मैं भी ज़ाहिर है कि ये सोचा करता था कि ये जो रेडियो पर आवाज़ आ रही है, कभी इस तरह मेरी आवाज़ भी जो है रेडियो पर आया करेगी, और फिर वो ख्वाब पूरा हुआ। तो आपके किस तरह के रेडियो के ताल्लुक से आपने ख्वाब सजाए थे, क्या किस तरह आगाज़ हुआ था? हाँ ना, रेडियो का ताल्लुक ऐसे कि मैं छोटी उम्र में 7वीं 8वीं से रेडियो सुनता था। जी। दिल्ली स्टेशन पे एक अनाउंसर थी पुष्पा नटराजन, बड़ी खूबसूरत आवाज की प्रोग्राम पेश करती थी। उनके प्रोग्राम का मैं बहुत दिलदार था। उसके अलावा रेडियो सेलोन, जब श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन हुआ, जी। रेडियो सेलोन सुनता था। वहाँ मुझे 2-3 अनाउंसर बेहद पसंद थे। जी। एक तो शिव कुमार सरोज, एक गोपाल शर्मा, जी। एक विजय शेखर थे, और एक हमारे मनोहर महाजन साहब, वो जो है बाल सफा करते थे, जी। बच्चों का प्रोग्राम। और कैरेक्टर एक्टर मनमोहन कृष्ण प्रोग्राम देते थे, कैडबरीज फुलवारी। तो वो प्रोग्राम सुनता था तो इश्तियाक पैदा हुआ कि काश मेरी भी आवाज रेडियो पर आए। जी। उसके बाद उर्दू सर्विस सुनना शुरू की। जब 1971 के बाद, तो उसमें जो 1971 में पाकिस्तानी कैदी हमारे यहाँ थे, तो जी। उनके पैगामात नशर किया जाते थे रिकॉर्ड करके, ताकि वहाँ के उनके अजीज रिश्तेदार सुनने को यहाँ खैरियत से हैं। प्रोग्राम का नाम था हम खैरियत से हैं। अच्छा। तो उसमें उर्दू सर्विस से जुड़ा, उर्दू सर्विस सुनना शुरू की। शेर आपके गीत हमारे जब साहब दिया करते, वो अच्छा लगता था। फिर 1972 में मैं नई नस्ल नई रोशनी में अपनी गजल लेकर गया था, जो मेरी वहाँ रिकॉर्ड हुई थी। अच्छा। तो उसके बाद मुझे फिर नई नस्ल में बुलाने लगे, वो 3 महीने बाद बुलाने लगे। तो रिया सईद थी जो बाद में तो रिया हाशमी हो गई। अच्छा, हाँ, तो मेरी मुलाकात है उनसे। जी। वो प्रोग्राम करती थी, तो वो मुझे सौंपते थी, मैं निजाम करता था। हाँ। तो उसके बाद ये सुनते सुनते मैं जब यहाँ वो निकली अनाउंसर की, तो मैंने अप्लाई किया, तो मुझे टेस्ट के लिए बुला लिया गया। जी। तो मैं उसमें कामयाब हुआ। इंटरव्यू से पूछा गया आपको उर्दू सर्विस के कौन से प्रोग्राम पसंद है। अच्छा। तो मैंने कहा जी मुझे पता नहीं क्यों। कहने लगे कि वो, मैंने कहा जी मैं तो प्रोग्राम सुनता ही नहीं। अरे आप अनाउंसर बनने आ गए, प्रोग्राम नहीं सुनते? जी। सर एक बात सुनिए, अनाउंसर बनना अलग शौक है, प्रोग्राम सुनना दीगर शौक है। जी। तो बहरहाल खुदा का करना ये होगा, 35 कैंडिडेट्स में से 3 को सेलेक्ट किया गया। एक मैं, एक शायद नाम की लड़की थी, जी। और एक खुसरो मतीन नाम के थे। जी, खुसरो मतीन शायर भी थे। शायर भी थे, अच्छा। हो गया उनका। अच्छा। अच्छा। तो 3 को लिया गया, और अगले साल री ऑडिशन करके जी खुसरो मतीन को हटा दिया गया। उनकी जगह जावेद अली खान को लाया गया। परवेज आलम को और मेहर आलम खान को 3 को लिया गया था। जी 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 जी। बाद में मेहर आलम ने छोड़ दिया, जावेद रहे, और परवेज जो है वो हो गए थे, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हो गए थे। अच्छा। हाँ, उसके बाद वो BBC लंदन हिंदी सर्विस में चले गए थे। जी 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 जी। बेहतरीन आदमी वो। नहीं इरफान साहब, एक बड़ी दिलचस्प किस्सा जो हमने सुना था आपके ताल्लुक से, पुष्पा नटराजन साहिबा के ताल्लुक से, वो जरूर सुना है। मतलब वो तो जान है आपकी, जो इब्तिदाई कैरियर है, आगाज है। मैं शुरू में दिल्ली स्टेशन के प्रोग्राम सुनता था,
जी। पुष्पा नटराजन बहुत ही खूबसूरत आवाज की मालिक थी। मैं बड़ा दीवाना था उनका। तो राजन जी का ट्रांसफर भी उर्दू सर्विस में हो गया। अच्छा, ट्रांसफर उर्दू सर्विस में हुआ उनका। हाँ, पहले किसी और हाँ, सर्विस में थी? पहले दिल्ली स्टेशन पे दिल्ली हिंदी में, स्टेशन पर थी। अच्छा। तो एक्सटर्नल में आ रहे और सर्विस में। तो एक दिन मैं ड्यूटी रूम में बैठा अपना मटेरियल चेक कर रहा था, अनाउंसमेंट लिख रहा था। जी। तो ड्यूटी ऑफिसर मुझसे कहने लगे, इरफान साहब आपने अपने साथी अनाउंसर से आप मिले? मैंने कहा कौन? कहने लगे पुष्पा नटराजन। अब मैं तो दीवाना हो गया, पुष्पा नटराजन। मैंने कहा कौन? कहने ये आपको करीब बैठेंगे हैं। बस सारे अरमानों पे पानी फिर गया। बड़ी बहुत ही भारी भरकम लेडी, फल 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 करता हुआ उनका जिस्म। अरे हाँ, तो वो वहाँ मौजूद, मैंने उन्हें आदाब किया तो उनके मैं पुष्पा नटराजन। फिर उनके साथ जब मैंने अंदर स्टूडियो गया, लेकिन जिस वक्त उन्होंने बोलना शुरू किया तबीयत खुश हो गई। वही आवाज, वही लाजवाब। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। देखिए इरफान साहब, यही हम कह सकते हैं, रेडियो जो है वो आवाज़ की दुनिया है और अनाउंसर की आवाज़ ही उसकी पहचान होती है। हम आवाज़ सुनकर एक साहब, सरोज, रिफत सरोज साहब की एक डॉक्यूमेंट्री में एक आईआईसी दिल्ली में देख रहा था। तो उसमें किसी की कोटेशन थी जो शायद मैंने पढ़ी, उसमें लिखा था कि रेडियो जो है वो टेलीविज़न आपके जहन में एक तस्वीर उभारता है जो आपको नज़र आ रही होती है, लेकिन रेडियो जो है आपके जहन में हज़ारों तस्वीरें उभारता है और वो हर जहन में अलग उभरती है। बहुत सही कहा, बिल्कुल ठीक बात है कि लोग अपने से अंदाज से सभी बना लेते हैं अपने जहन में, फला तरीके का होगा, फला होगा। जैसे हमारे यहाँ बहुत से साथी हैं, हमारे लिसनर जो हैं, वो ख़त में लिखते थे, आपका ख़त मिला प्रोग्राम या दूसरे प्रोग्रामों में लिखते थे, और वो ये कहते थे कि फ़ला शख्स जो है वो बिल्कुल, उन्हें सुनकर जो है किसी मोहतरमा की इमेज बना लेते थे, मुझे सुनकर किसी 70-80 साल के आदमी की इमेज बना लेते थे मुझे सुनकर। और लगता था कि ये नौजवान लड़का बोल रहा है। लेकिन एक बार वो आए राधे कुमार विद्यार्थी जी। गोकुल चौक जगह सहरसा से, जी। बहुत पुराने लिसनर हैं राधे कुमार विद्यार्थी। तो मैं और जावेद स्टूडियो में से फोन आया कि भाई राधे कुमार विद्यार्थी आए, मिलना चाहते हैं। जी। तो मैं और जावेद गए ऊपर। जी। तो बैठे हुए थे, मैंने कहा जी मैं इरफान आजमी, मैंने कहा जावेद अली खान। तो कहने लगे वो कि एकदम शॉप पे देखा हम दोनों को गौर से, तो कहने लगे कि इरफान साहब आपको तो जो तस्वीर मैंने किया था ना बिल्कुल वैसे ही है। अच्छा। लेकिन जावेद साहब मेरे तस्वीर के बिल्कुल बरक्स है। तो क्या तस्वीर किया था उन्होंने? पहले मैंने सोचा बहुत मोटे लंबे चौड़े भारी भरकम इंसान होंगे, जिसकी आवाज इतनी भारी इतनी है, लेकिन ये तो बहुत दुबले पतले छोटे से हैं। मैंने कहा यही तो हमारे कमाल है, छोटे पैक में हम जबरदस्त धमाका करते हैं। शेर खान थे जावेद भाई जो हैं। लाजवाब लाजवाब। हाँ हाँ, क्या प्यारे इंसान थे, और रेडियो जिंदगी थी उनकी वाकई। और एक बात और बताता चलूं जी। जो हमें शिकायत करते थे वो दूसर नीचे आज भी कर देंगे, हमारे नाम नहीं आती, नहीं आता। मैंने राधे कुमार विद्यार्थी जी को उठाया, मैंने कहा ये आपको खत दिखाऊं। अब उन्होंने खत देखा, उन्होंने कानों पे हाथ रख लिए, इतने खत आते हैं। मैंने कहा आप देख लीजिए, अंबार लगा हुआ है, इसमें से छांटना कितना मुश्किल काम है जी। अब उन्होंने कहा था कि आइंदा कभी शिकायत कोई नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोगों को या यहाँ क्लर्क को कितनी परेशानी होती है सॉर्ट आउट करने में। सही सही सही। हाँ ये बात नहीं, वाकई हमारे बहुत से साथी तो आज भी शिकायत करेंगे कि उनके कोई बात नहीं, देखिए तो ये तो रोज प्रोग्राम होता है, आज फरमाइश नहीं कल हो रही, कल पूरी हो जाएगी। वाकई एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है कि ये जो तस्वीरें हम बना लेते हैं अनाउंसर की, जिनको देखा नहीं होता, वो बड़ी दिलचस्प होती हैं, और जब मुलाकात होती है तो मिसमार। मैं बल्कि ये कहा करता हूँ रेडियो के ताल्लुक़ से कि रेडियो का अनाउंसर जैसे ही सामने आया तो उसकी, मतलब जिसे कहते हैं कि आधी मेहनत जो है वो कम हो जाती है फ़ौरन। मतलब आवाज़ जो है ना वो पहचान है अनाउंसर की, ना कि वो शक्ल।
बिल्कुल बिल्कुल आवाज़ी पहचान है। अब मैं तुम्हें एक वाक़या और बताता हूँ। जी बताइए प्लीज। हमारे सीनियर मोस्ट अंजार अहमद, जी मेरे फेवरेट, जी। जिनकी आवाज़ ऐसे लगता था दिलीप कुमार बोल रहे हो। अरे अंजार साहब जैसा वाकई कोई अंजार दूसरा अहमद नहीं हो सकता। वो एक प्रोग्राम करते थे, यादें बन गई गीत, जो जी बाद में हो गया यादें और गीत। अच्छा। जी तो यादें बन गई गीत नाम था उनका। वो प्रोग्राम करते थे, अनस क्या वो डिवोट करते थे अपने आप को, कैसा वक्त करते थे प्रोग्राम में, गर्क कर देना। अगर किसी की याद अफसोसनाक है, गम भरी है, जी। यकीन करना वो माइक को टेढ़ा करके और सर को नीचे रख के जो रो रो ऊपर वो याद पढ़ते थे, आहा, आंखों से आंसू बह रहे, रो रहे, हिस्से ले लेके पढ़ते थे वो। अरे वाह। हाँ, और इधर याद पड़ी और इधर इन्होंने नगमा लगाया, और एकदम मूड बदल गया। मुझसे कहते ला बिला दिल्ली पान खिला मुझे। अरे तो वाह। इस तरह के इंसान थे, इस तरह के इंसान थे, लाजवाब। क्या बात है, क्या बात है। क्या अब क्या खूबियां थी। वाकई ये चीज़ें भुलाई नहीं भुलाई जा सकती। मुझे मरियम आपा से मैं इंटरव्यू करने पहुंचा, मेरे साथ गुलनिगार थी। तो हाँ हमने उनसे ऐसी बहुत सी बातें हुई, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड जिसे हमने रिकॉर्ड नहीं किया। हाँ उसमें उन्होंने कहा कि सलमा सुल्ताना जो है जी, वो सलमान और मैं, सुल्तान। हाँ सलमा सुल्तान, जी मशहूर न्यूज़ रीडर दूरदर्शन, हाँ जिनसे भी बिल्कुल। आपकी हमारी मुलाकात भी हुई, बड़ी हाँ वो खुशगवार मुलाकात। तो वो उनका और मरियम आपा का की जो ज्वाइनिंग थी वो साथ में थी। तो मरियम अच्छा आपा ने रेडियो ज्वाइन किया और सलमा सुल्तान जो हैं उन्होंने दूरदर्शन ज्वाइन किया। और देखिए वो ये कहती थी कि सलमा सुल्तान को तो लोग पहचान जाते थे, ज़ाहिर है टीवी पे देखते थे, हमें हाँ बिल्कुल। पहचानते नहीं थे। लेकिन जैसे ही उन्हें ये मालूम होता था कि ये मरियम काज़मी है, तो उसके बाद जो उनकी मोहब्बत होती थी वो गज़ब की होती थी। चलिए साहब, ये सिलसिला बिल्कुल चलता रहेगा। अब एक नगमे की फरमाइश, देखिए नगमा इरफान बिल्कुल। साहब जो मुझे नज़र आ रहा है ना सामने, हाथों हाथ बिना किसी तासुब और फ़र्क के, और फ़ौरन चला देता हूँ। अब एक नगमा जो है हमारे किसी साथी ने उसकी फरमाइश की थी, खालिद कैफ साहब ने की है, वो मैं सुनाता हूँ। नगमे के बोल हैं, दिल जो ना कह सका। भीगी रात फिल्म का है। हाँ, दिल जो ना कह सका। हाँ, भीगी रात फिल्म का, रोशन की बहुत से। जी, तो प्रदीप कुमार है ना इसमें मेरे ख्याल में। प्रदीप कुमार, मीरा कुमारी, अशोक कुमार जी 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 जी। और मजरू का लिखा हुआ है। ये नगमा मैं सुनवाता हूँ और फिर इस नगमे के बाद इरफान साहब से बात होगी। तो साथियों, मैं और इरफान आज़मी साहब जो हैं आपसे इस वक्त प्रोग्राम पर लाइव हैं, आपसे बात कर रहे हैं। मैं ये भी आपको इससे पहले कि इरफान साहब से दोबारा लाइन पर आऊं और प्यारी प्यारी बातें करूं कि जब कभी ये कहा जाता है कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो है उससे बड़ा जवाल है, वो चीज़ें नहीं आती। देखिए अभी कुछ साल पहले, रेडियो छोड़ने से तकरीबन एक साल पहले जो है, उर्दू सर्विस ने अपना 50 साला जश्न मनाया। और उस जश्न का कमाल ये था कि एक तो अपना 50 साला थे। इरफान साहब इस्तकबाल है दोबारा। मुझे लगता है कुछ तकनीकी ख़राबी थी बीच में, जो आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। हाँ, आवाज नहीं आ रही थी। तो हम बात कर रहे थे, मैं भी बात कर रहा था हमारे सामीन से। जो भी इदारा, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविज़न हो या दूसरे इदारे हों, अगर वो आर्टिस्ट को इज़्ज़त नहीं देते, यानी कि आर्टिस्ट को जो इज़्ज़त, जो सम्मान, जो वक़ार दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया जाता, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी में फ़र्क तो आता ही है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल आता है ना। तो एक बात मैं और बता रहा हूँ कि आप भले ही बाकी इदारों में 60 साल की उम्र में रिटायर कर दें, लेकिन ये जो आपका ये फनून लतीफ़ा है, जैसे फाइन आर्ट कहते हैं, जी और ये आपका रेडियो है, टीवी है या फिल्में हैं, इसमें आदमी जितना उम्र बढ़ती है उतना वो मैच्योर होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। वरना आज जो है, अब अमिताभ बच्चन को, धर्मेंद्र को उठा के एक तरफ बिठा दे, हाँ जाहिर अमिताभ है, आपकी और क्या, बिल्कुल।
नहीं आपकी उम्र हो चुकी है, आप बैठ नहीं जाइए। इरफान साहब, अमिताभ बच्चन, ये बड़े नाम, इनके अलावा अगर हम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की ही बात करें, जो विविध भारती से प्रोग्राम करते थे या श्रीलंका सिलोन से करते थे, अमीन साहनी साहब हैं या और दूसरे नाम हैं, मनोहर महाजन साहब हैं, ये लोग आज भी एक्टिव हैं और ब्रॉडकास्टिंग है, वॉइस ओवर करते हैं। तो अगर आर्टिस्ट का ताल्लुक उसकी आवाज़ से है, क्यों? बिल्कुल सही बात है। मैं मनोहर महाजन साहब की मिसाल दूंगा। मैं उनके साथ 2-3 जगह रहा, अकोला में, खंडवा वगैरह में। एक लाजवाब बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं, बहुत मेरी मुझसे मोहब्बत भी करते हैं और आवाज आज भी उनकी बड़ी जानदार है। बल्कि खंडवा में मैंने उनके लिए एक शेर पढ़ा था, तो वो अगर कहो तो शेर सुना दूं? जी जी बिल्कुल सुनाइए। क्योंकि मैंने मनोहर महाजन साहब को काफी सुना एक जमाने में, तो मैंने उनके लिए शेर पढ़ा था कि हम ये तो नहीं कहते कि हम तुझसे बड़े हैं जी, हम ये तो नहीं कहते कि हम तुझसे बड़े हैं, लेकिन ये बहुत है कि तेरे साथ खड़े हैं। वाह वाह वाह, क्या प्यारी बात, वाह। हाँ, प्रोफेसर वकीम बरेली साहब का शेर है ये। जी तो ये मैंने उनके नजर किया था, बड़े खुश हुए थे वो बहुत ज्यादा।